जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हूं हिमांशु, ऑलराउंडर नर्सिंग क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज की क्लास में हम डायबिटीज़ इंसिपिडस पढ़ने वाले हैं। क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? हम डायबिटीज़ इंसिपिडस पढ़ने वाले हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग या फिर अपन दूसरा नाम बोल सकते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में एक यूनिट है एंडोक्राइनोलॉजी या डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम। उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक अपन ने उठाया जिसको डायबिटीज इंसिपिडस अपन बोल रहे हैं, वो पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सारांश दे देता हूँ आज की क्लास में, समराइज कर देता हूँ कि क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। पहली बात, डायबिटीज इंसिपिडस का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या डायबिटीज इंसिपिडस है। दूसरी विशेष बात, इसके बाद अगर चलेंगे तो चलेंगे अपन कि ये किससे रिलेटेड बीमारी है, उस हार्मोन का पर्टिकुलर अपन डिस्कशन करेंगे, कैसे वो नॉर्मल तरीके से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से वो प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद पर्टिकुलर इस डिसऑर्डर के ऊपर चले जाएंगे। इस डिसऑर्डर में क्या ईटियोलॉजी रहेगी, फिर अगर बात करें इस ईटियोलॉजी के बाद क्या साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे, कैसे कैसे ये आपको देखने को मिलता है, मैनेजमेंट क्या रहेगा इसका, ये सारा का सारा टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास में लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है और एक एक चीज को समझना है। अच्छा, डायबिटीज इंसिपिडस की अगर कहानी अपन शुरुआत करें तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि डायबिटीज इंसिपिडस तो है, ये जो बीमारी है दैट इज मेनली रिलेटेड टू डायबिटीज इंसिपिडस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, डायबिटीज इंसिपिडस is mainly related to is related to mainly related to mainly related to ADH 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 डेफिशिएंसी। ADH डेफिशिएंसी से ये पर्टिकुलर रिलेटेड होता है, मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है भैया। किसकी डेफिशिएंसी? एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन नाम से भी अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वैसोप्रेसिन नाम से भी अपन जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इसके बारे में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का अगर अपन डिस्कशन करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना कि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस कहाँ से होता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन। ये अपने को पता चल गया है कि पहले की डायबिटीज इंसिपिडस में एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, और एंटी डायरेटिक हार्मोन पर्टिकुलर जो वो क्या काम करता है, ये भाई ये पॉइंट भी ध्यान रख लो यहीं पे कि एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये वाटर का रिटेंशन करता है। किसका रिटेंशन करता है? वाटर का रिटेंशन करता है। ये नॉर्मल सी बात है, वाटर का रिटेंशन इसके द्वारा आपको देखने को मिलता है। और ये एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन जो है वाटर का रिटेंशन कैसे करता है? एक्ट ऑन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करता है और ये वाटर के रिटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब पानी का जो रिटेंशन आप लोगों को देखने को मिलता है, उसके पानी का जो रिटेंशन होता है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन के माध्यम से होता है। अब अपन एंटी डायरेटिक हार्मोन के ऊपर स्पेसिफिक चल रहे हैं। मैं पहले नॉर्मल बता रहा हूँ कि नॉर्मल क्या होता है, क्या इसका एक्शन रहता है, क्या फंक्शन रहता है, और फिर नॉर्मल अगर अपने को पता चल गया तो फिर उसको अपना अपोज करते जाएंगे। वो सारी चीजें आप लोगों को डायबिटीज इंसिपिडस में देखने को मिलेंगी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है उसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? तो आप लोगों का जवाब आ रहा होगा सर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। भाई एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है उसका जो प्रोडक्शन होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, एंटीरियर डायरेटिक हार्मोन का प्रोडक्शन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं होता है। सर ये क्या बात कर रहे हो, हम तो बचपन से पढ़ते आए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। भाई प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस से होता है, लेकिन ये स्टोर और रिलीज जो है वो कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। तो ये शब्द ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार यहीं से क्वेश्चन घुमा देता है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज कहाँ से हुआ, एंटी डायरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ से हुआ, लेकिन एंटी डायरेटिक हार्मोन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है। ये पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक बातें हैं। चलो हाइपोथैलेमस से अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं एक बार। किससे स्टार्ट करते हैं? हाइपोथैलेमस से एक बार अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। ये लो भाई, मैंने बनाया हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बनाया, और हाइपोथैलेमस से अटैचमेंट में इनफंडिबुलम, ये लो इनफंडिबुलम, और इसके साथ में आप लोगों को अटैचमेंट देखने को मिलता है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, अगर अपन बात करें इसके अंदर हाइपोथैलेमस में भी एक रीजन आप लोगों को देखने को मिलता है। कौन सा पर्टिकुलर रीजन? उस रीजन को अपन बोलते हैं भाई सुप्रा ऑप्टिक रीजन। हाइपोथैलेमस में एक रीजन आपको देखने को मिलता है। इस रीजन को किस नाम से जानते हैं? सुप्रा ऑप्टिक रीजन के नाम से जानते हैं। सर सुप्रा ऑप्टिक रीजन पे क्यों फोकस कर रहे हो आप? इसलिए फोकस कर रहा हूँ सुप्रा ऑप्टिक रीजन पे
क्योंकि यहाँ से ही पर्टिकुलर इसी रीजन के अंदर कुछ न्यूक्लियाई आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे और उन न्यूक्लियाई से पर्टिकुलर एडीएच का प्रोडक्शन हो रहा होगा, तो इसीलिए अपन सुप्रा ऑप्टिक रीजन पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, सुप्रा ऑप्टिक रीजन के अंदर दो न्यूक्लियाई आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये लो भाई, दो पर्टिकुलर टाइप के स्पेसिफिक न्यूक्लियाई आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक तो न्यूक्लियाई ये स्टार शेप का अपन ने न्यूक्लियाई बनाया, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई ये बनाया। तो दो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियाई आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, कौन कौन से न्यूक्लियाई? पहली बात तो ये बता दो सर, ये न्यूक्लियाई शब्द क्या होता है? भाई न्यूक्लियाई का अगर अपन मतलब समझे तो जो सेल बॉडीज होती है, न्यूरॉन में जो सेल बॉडीज आप लोग पढ़ते हो, उसका अगर कलेक्शन अपन कर दें, और कलेक्शन किसके अंदर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में सेल बॉडीज जो आपको देखने को मिल रही है, उन सेल बॉडीज का अगर कलेक्शन कर दें और कलेक्शन करके या बंडल के अंदर देखें, किसके अंदर देखें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखें, तो उसको अपन न्यूक्लियाई नाम से अपन जानते हैं। तो सुप्रा ऑप्टिक रीजन में दो पर्टिकुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। एक तो ये स्टार से अपन ने बनाया है, एक पर्टिकुलर ग्रीन कलर से इमोजी से अपन ने बनाया है। अच्छा, अगर अपन बात करें कौन कौन सी न्यूक्लियाई, भाई ये स्टार शेप की पर्टिकुलर न्यूक्लियाई जो आपको देखने को मिलती है, इसको तो अपन पर्टिकुलर बोलते हैं, दैट इज नोन एज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। इस नाम से जानते हैं भाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, ये जो ग्रीन कलर से अपन ने बनाया ये भी न्यूक्लियाई है, तो ये पर्टिकुलर कौन सी न्यूक्लियाई, इसके बारे में बता दो सर। ये जो न्यूक्लियाई, इसको अपन बोलते हैं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। कौन सी न्यूक्लियाई? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। तो दो न्यूक्लियाई हो गई, एक तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये दो न्यूक्लियाई आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। साहब हम तो कमजोर हैं, दो तो याद नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हम। तो अगर एक याद करनी पड़े तो भाई सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई को याद कर लेना। किसको याद कर लेना? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई को क्या कर लेना? याद कर लेना। अच्छा, ये दो न्यूक्लियाई तो सर बता रहे हो आप, क्या इनसे एडीएच का ही प्रोडक्शन होता है क्या? हाँ बिल्कुल, एडीएच का ही प्रोडक्शन होता है। क्या और भी किसी का प्रोडक्शन होता है क्या? बिल्कुल। ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन, उसका भी प्रोडक्शन आपको यहीं से देखने को मिलता है। तो ये भी विशेष बात है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। लेकिन ऑक्सीटोसिन के बारे में अभी अपन कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि अपना टॉपिक है डायबिटीज इंसिपिडस, तो अपन सिर्फ एडीएच तक ही सीमित है अभी। तो ये ध्यान रखना, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, इनमें से भी अगर स्पेसिफिक याद करो तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई याद रखना। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ध्यानपूर्वक बात सुनना। इनका जो डायरेक्ट कनेक्शन, इन न्यूक्लियाई का जो कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, इन न्यूक्लियाई का कनेक्शन आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर कनेक्शन देखने को मिलता है। और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, वो पर्टिकुलर ट्रैक्ट्स के माध्यम से देखने को मिलता है। और ये जो ट्रैक्ट्स पर्टिकुलर जो होते हैं, इनको अपन बोलते हैं हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। किस नाम से जानते हैं? हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के नाम से अपन जानते हैं। इनका कनेक्शन डायरेक्ट ऐसे होता है इसके अंदर। अच्छा, हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट कनेक्ट करते हैं, तो ध्यान रखना, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में भी सुप्रा ऑप्टिक रीजन, सुप्रा ऑप्टिक रीजन जो होता है वो ऑप्टिक चाइस्मा के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। किसके ऊपर? ऑप्टिक चाइस्मा के ऊपर की तरफ। सब ये क्या नया शब्द इस्तेमाल कर लिया, ऑप्टिक चाइस्मा। अगर आपकी आई से रिलेटेड एनाटॉमी बहुत अच्छी है तो आपने आंखों की जब न्यूरल पाथवे पढ़ी होगी, तो आपने डिस्कस किया होगा कि पर्टिकुलर ऑप्टिक चाइस्मा होता है, जहाँ पर पर्टिकुलर जो नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं। जो फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं वो क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। और उस रीजन को अपन ऑप्टिक चाइस्मा के नाम से अपन जानते हैं। तो ऑप्टिक चाइस्मा के जस्ट ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। नहीं समझ में आ रहा ऑप्टिक चाइस्मा? कोई दिक्कत नहीं है, अभी एनाटॉमी पढ़ेंगे अपन आई की, तो सब समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये, पर ये ध्यान रखना है सुप्रा ऑप्टिक रीजन से पर्टिकुलर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले, ये ध्यान रखना, जो एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हॉर्मोन्स आते हैं, किसमें? एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स में, तो वो तो भाई ब्लड के अंदर पर्टिकुलर डिफ्यूज करके और फिर पर्टिकुलर आते हैं। लेकिन इधर अगर चलें अपन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हॉर्मोन आते हैं भाई, वो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के माध्यम से आते हैं। मतलब ये न्यूरल पाथवेज हो गए, न्यूरल पाथवे के माध्यम से आएंगे। उधर सेल बॉडी थी, उधर से हार्मोन का प्रोडक्शन हुआ, इधर ये एक्सोन एंड एक्सोन से आया और पर्टिकुलर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ गया। बात आ रही है समझ में? क्लियर हो क्या? अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, तो ये पर्टिकुलर ये जो न्यूक्लियाई अपन को देखने को मिल रहे हैं भाई, ध्यान देना, ये हाइपोथैलेमस में ये पर्टिकुलर न्यूक्लियाई जो है, इनकी अगर बात करें, ये एडीएच का प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं?
एडीएच का प्रोडक्शन करते हैं। ये लो भाई, एडीएच का प्रोडक्शन अपन ने करवा दिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, ये पर्टिकुलर एडीएच प्रोड्यूस यहाँ से हुआ, और ये जो पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कोई पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम बताना चाहेगा क्या? दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दूसरे किस नाम से जानते हैं, कोई बता सकता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अपन एक नाम से और जानते हैं, दैट इज नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। किस नाम से जानते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस नाम से भी अपन जानते हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर बात करें एडीएच के बारे में। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है भाई, पॉलीपेप्टाइड होता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है क्या होता है? ये पॉलीपेप्टाइड होता है। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब साहब सिंपल बात है, पेप्टाइड पेप्टाइड लिंकेज आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल रहे होंगे। और पेप्टाइड पेप्टाइड लिंकेज अगर देखने को मिल रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये प्रोटीन होगा। ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या होगा? प्रोटीन होगा। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड अपन डिस्कस कर रहे हैं, और एडीएच में एडीएच कंसिस्ट ऑफ 9 अमाइनो एसिड। कितने अमाइनो एसिड? 9 अमाइनो एसिड का पर्टिकुलर ये बना हुआ होगा। तो कितने अमाइनो एसिड का बना हुआ होगा भाई? 9 अमाइनो एसिड का ही बना हुआ होगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलो, नीचे की तरफ चलो। ये इसके बारे में हो गया। सवाल आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है। तो पहला जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि हाइपोथैलेमस से इसका प्रोडक्शन होता है। और भी अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक पे चले जाए तो ध्यान रखना, सुप्रा ऑप्टिक रीजन में सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर आपको देखने को मिलते हैं, वहां से इसका प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के माध्यम से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आ गया, यहाँ से पर्टिकुलर इससे पर्टिकुलर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इसका सिक्रीशन होगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा? इसका सिक्रीशन होगा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही पर्टिकुलर इसका रिलीज होगा। कैसे भी आप लोग याद रख सकते हो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये सिक्रीट होगा या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा। क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं क्या जो कि पर्टिकुलर यहाँ से इसके सिक्रीशन को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ से आपके सिक्रीशन को बढ़ा सकते हैं। ध्यान देते चलना भाई, ध्यान देते चलना। इधर से ये अगर चीज समझ में आ गई नॉर्मल, तो डायबिटीज इंसिपिडस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये अगर समझ में नहीं आया तो फिर डायबिटीज इंसिपिडस जाएगा ऊपर से। तो ये सिक्रीशन। अच्छा, इसकी अगर बात करें सिक्रीशन की, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, क्या फैक्टर्स होते हैं सुनना। हैशटैग फैक्टर्स। फैक्टर्स किसके फैक्टर्स अपन डिस्कस कर रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सिक्रीशन। सिक्रीशन के जो फैक्टर्स हैं उसको अपन अफेक्ट वो पढ़ रहे हैं अपन। पहला पर्टिकुलर फैक्टर होता है डिहाइड्रेशन। पहला पर्टिकुलर फैक्टर होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन 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 का सिंपल सा मतलब, अगर बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप होती है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में होगा क्या? उस कंडीशन में एडीएच का सिक्रीशन जो है, एडीएच का सिक्रीशन, एडीएच का सिक्रीशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर जो आप लोग याद रख सकते हो वो याद रख सकते हो हाइपरनेट्रीमिया। दूसरा फैक्टर क्या याद रखना है अपने को? हाइपरनेट्रीमिया याद रखना है। हाइपरनेट्रीमिया, अगर हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन है तो उसमें भी एंटी डायरेटिक हार्मोन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। हाइपरनेट्रीमिया किसको बोलते हैं? हाइपरनेट्रीमिया जिसके अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। सोडियम आयन की कंसंट्रेशन नॉर्मल कितनी होती है? सोडियम आयन की कंसंट्रेशन नॉर्मल बता दो कितनी होती है, बताओ कितनी होती है? सब जानते हैं 135 से 145। कितनी? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इतनी जो कंसंट्रेशन आप लोगों को देखने को मिलती है वो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ये मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया, वापस में डिस्कस कर रहा हूँ। तो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज द नॉर्मल सीरम सोडियम आयन कंसंट्रेशन। ध्यान रखना, जब भी बॉडी के अंदर हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन होगी और डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी तो नॉर्मल रेस्पॉन्स तो यही रहेगा कि एडीएच का सिक्रीशन जो होता है वो पर्टिकुलर क्या हो जाए? बढ़ जाए। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ से पर्टिकुलर क्या करवाओ? एडीएच का सिक्रीशन करवाओ, रिलीज करवाओ। लो ये लो, ये पर्टिकुलर एडीएच, एडीएच हो गया। लेट्स सपोज दिस इज एडीएच, दिस इज एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन हो गया। ये लो सर, एंटी डायरेटिक हार्मोन अपन ने बना दिया। अब इस एंटी डायरेटिक हार्मोन का क्या फंक्शन है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन यहाँ से पर्टिकुलर रिलीज कर दिया नॉर्मल कंडीशन के अंदर। ये कहाँ पर एक्ट करता है भाई? ध्यान रखना, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी, एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी, वहां पर पर्टिकुलर इनका एक्शन होता है। क्या एक्शन होता है वो भी अपन पर्टिकुलर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, लेट्स मेक वन डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। थोड़ा सा छोटा सा एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन का अपन डायग्राम बना रहे हैं। Okay, that is the PCT portion, that is the loop of Henle. This particular section is the distal convoluted tubule, and in the last that is known as collecting
duct, that is known as collecting duct. Okay, now listen carefully. And in this particular section, here are afferent arteriole, and there are some capillaries network here, and from this capillary network there is efferent arteriole. Blood is entering from this side, blood is leaving from this side. और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हो गई, ये आपको देखने को मिल रही है. अच्छा, एंटी डायरेटिक हार्मोन पर्टिकुलर, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन हो गया, ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है. कैसे, ध्यान देना एक बार बात. ये पर्टिकुलर हो गई आपकी डीसीटी. इस डीसीटी की अगर मैं बात करूं तो इस डीसीटी के ऊपर मैं पर्टिकुलर बना रहा हूं एक सेल. क्या बना रहा हूं? सेल. और ये जो सेल आप लोगों को देखने को मिलेगी ये होगी एपिथेलियल सेल. ध्यान देना, होल नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल. तो ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले. ये सेल अपन ने बना दी. अब ये एंटी डायरेटिक हार्मोन जो आया है भाई, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन पर्टिकुलर आएगा इधर काम करेगा. ये लो, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन चल रहा था. ये एंटी डायरेटिक हार्मोन कहाँ काम करेगा? इस सेल के ऊपर काम करेगा. एंड इवन दो ऑन द कलेक्टिंग डक्ट सेल वी आर जस्ट मेकिंग द डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल डीसीटी एक सेल बना रहा हूँ और उसके ऊपर इसका एक्शन मैं बता रहा हूँ. क्या एक्शन होता है, ध्यानपूर्वक बात सुनना. अगर इसकी अगर बात करें अपन इस सेल की, तो इस पे आप लोगों को एक रिसेप्टर प्रेजेंट देखने को मिलता है. क्या देखने को मिलता है? इस पर एक रिसेप्टर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है. और जो ये रिसेप्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो रिसेप्टर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, इस रिसेप्टर को अपन V2 रिसेप्टर नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? V2 रिसेप्टर नाम से जानते हैं. V2 रिसेप्टर. V2 रिसेप्टर देखो, ADH जो होता है भाई, ADH का दूसरा पर्टिकुलर जो नाम होता है वो वेसोप्रेसिन होता है. तो वेसोप्रेसिन टाइप 2 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द डीसीटी. ये प्रेजेंट देखने को मिलता है. अच्छा, इसके साथ होगा क्या? ध्यानपूर्वक बात सुनना. इसके साथ होगा क्या? ये पर्टिकुलर जो एंटी डायरेटिक हार्मोन आपको देखने को मिल रहा है, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन इसके साथ कंबाइन करेगा. और कंबाइन करने के बाद पर्टिकुलर एक रिसेप्टर ये होता है, अगर उसके साथ में कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस क्या हो, कंबाइन हो, और वो सब्सटेंस क्या हो सकता है? हो सकता है वो पर्टिकुलर कोई हार्मोन हो सकता है वो कोई पर्टिकुलर ड्रग हो सकता है वो कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो. तो अंदर की जो पर्टिकुलर सेल है उसके अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइप का, स्पेसिफिक टाइप का क्या ला दे, मॉडिफिकेशन ला दे. तो उसी को अपन क्या करते हैं, उसको रिसेप्टर नाम से अपन जानते हैं. अब ये V2 रिसेप्टर के साथ में एंटी डायरेटिक हार्मोन अपना कंबाइन हुआ है. कंबाइन करने के बाद अंदर की तरफ पर्टिकुलर आप लोगों का कुछ मॉडिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा. और वो पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन होगा क्या? एक्वापोरिन. किसका? एक्वापोरिन. एक्वापोरिन जो चैनल्स आपको देखने को मिलते हैं, एक्वापोरिन चैनल्स बोल दो, एक्वापोरिन प्रोटीन्स बोल दो, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा. एक्वापोरिन चैनल्स बोल दो, एक्वापोरिन प्रोटीन्स बोल दो, इनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज. हुआ क्या था, यहाँ से पर्टिकुलर सिक्रीशन हुआ था ADH का, और ये सिक्रीशन होने के बाद V2 रिसेप्टर पे काम किया. V2 रिसेप्टर पे काम करा, नॉर्मल रेस्पॉन्स में अगर ये आप लोगों का अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो एक्वापोरिन चैनल्स का जो प्रोडक्शन है वो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा. अच्छा, ध्यानपूर्वक बात सुनना. एक्वाप्रोटीन चैनल्स क्या काम कर रहे होंगे? एक्वापोरिन चैनल्स जो हैं, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये एक्वापोरिन चैनल्स आप लोगों को इस रीजन के अंदर एम्बेडेड देखने को मिल रहे होंगे. ये लो, जैसे प्रोडक्शन होगा तो इधर पर्टिकुलर एक्वापोरिन्स क्या आ जाएंगे, ये लो एक्वापोरिन्स आ गए. इधर भी एक्वापोरिन्स, पूरी जो सेल मेम्ब्रेन आपको इस सेल की देखने को मिल रही है, इसके अंदर क्या आ जाएंगे भाई? एक्वापोरिन चैनल्स आ जाएंगे. तो ध्यान रखना, ये चैनल्स एम्बेडेड हो गए इसके अंदर आके. नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर स्पेसिफिक इसके अंदर बात करें, नेक्स्ट का क्या कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलेगा. देखो, मैमल्स की अगर बात करें, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10 एक्वापोरिन चैनल्स दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड. और वुमेन्स की अगर पर्टिकुलर अपन बात करें तो वुमेन्स के अंदर लगभग अपन 5 एक्वापोरिन चैनल्स को डिस्कवर कर चुके हैं. 5 अपन पढ़ते हैं. अगर उनमें से बात करें तो 1 एक्वापोरिन नंबर 1, एक्वापोरिन नंबर 2, एक्वापोरिन नंबर 3, ये तीनों जो आपको देखने को मिलते हैं ये रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर देखने को मिलते हैं. एक्वापोरिन 1, 2 एंड एक्वापोरिन 3 किस पर? रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलते हैं. उनका ये अपन डिस्कशन कर रहे हैं. नेक्स्ट अगर बात करें होता है एक्वापोरिन 4, जो एक्वापोरिन 4 जो होता है वो ब्रेन के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है. और एक्वापोरिन जो 5 होता है वो पर्टिकुलर सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है. तो ये 5 पर्टिकुलर एक्वापोरिन याद रखना. और इनके अंदर से भी पर्टिकुलर जो रीनल ट्यूब्यूल की अगर बात करें, जिसमें 1, 2, 3 पर्टिकुलर अपन ने बताया है, तो जो वाटर चैनल के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है भाई एक्वापोरिन 2. तो यहाँ पर पर्टिकुलर अपने को एक्वापोरिन 2 याद रखना है. क्या याद रखना है? एक्वापोरिन 2. अगर सब में से एक याद रखो तो एक्वापोरिन 2 पर्टिकुलर याद रखना, क्योंकि ये वाटर चैनल के लिए पर्टिकुलर यही रेस्पॉन्सिबल होगा, वाटर के रिटेंशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होगा.
बात आ रही है क्या समझ में? तो एक्वापोरिन 2 पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना, V2 रिसेप्टर के साथ में ये कंबाइन करा ADH। एक्वापोरिन 2 का पर्टिकुलर सिंथेसिस देखने को मिला, और एक्वापोरिन 2 का अगर सिंथेसिस आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये वाटर चैनल की तरह काम करेगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या करेगा, जो पानी पर्टिकुलर इस ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर आ रहा है, क्या वाटर जो आ रहा है, ये वाटर आया, ये वाटर लो, ये वाटर पर्टिकुलर इन सेल से क्या होगा भाई, एब्जॉर्ब होगा। इन सेल से क्या होगा, वापिस रीएब्जॉर्ब होगा। पानी का पर्टिकुलर रीएब्जॉर्प्शन आपको वापिस इधर देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो ये पानी के रिटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये अपन ने डिस्कस इधर कर दिया था कि एडीएच वाटर के रिटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और एडीएच अगर पानी के रिटेंशन के लिए पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल है तो ये पर्टिकुलर पानी का रिटेंशन इस पर्टिकुलर टाइप से आप लोगों को देखने को मिलता है। उम्मीद है अभी तक क्लास समझ में आ रही होगी। आ रही है क्या क्लास समझ में? बोलो बोलो फटाफट। 2-3 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिए। प्रोडक्शन कहाँ से हुआ, ये प्रोडक्शन लो हाइपोथैलेमस से। कहाँ से सिक्रीशन रिलीज हुआ, ये पॉइंट डिस्कस कर लो। V2 रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस कर लो, और एक्वापोरिन 2 के बारे में डिस्कस कर लो। क्लियर बात है क्या? अच्छा, यही पर्टिकुलर पॉइंट अपने को अभी तक ध्यान रखने हैं इसी में, ये पर्टिकुलर। अच्छा, अब अपन अगर डिस्कस करें, अब अपन डिस्कस कर देंगे डायबिटीज इंसिपिडस को पूरा, अगर ये चीज समझ में आ गई पर्टिकुलर की वाटर का रिटेंशन हो रहा है। अच्छा, अब करते हैं अपन इसके बारे में डिस्कस। कैसे? सुनना ध्यानपूर्वक बात। जो डायबिटीज इंसिपिडस है, इसमें एडीएच की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, या फिर अपन बोल सकते हैं एडीएच का एक्शन नहीं होगा। दो चीज, एक तो एडीएच की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर एडीएच का एक्शन नहीं होता। तो इसके अंदर देखना, दो पर्टिकुलर टाइप से आप लोगों को डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलता है। डायबिटीज इंसिपिडस की अगर अपन बात करें तो दो अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। एक जो पहला प्रकार जो आप लोगों को देखने को मिलता है डायबिटीज इंसिपिडस का, उसको मैं इस साइड लिख देता हूँ। तो पहला जो प्रकार आप लोगों को देखने को मिलता है उसको अपन सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। इसके अलग अलग नाम और हैं। इसको अपन न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से भी जानते हैं, न्यूरोजेनिक। नेक्स्ट अगर बात करें न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, और नेक्स्ट पर्टिकुलर इसके बारे में और अगर अपन बात करें तो इसको अपन क्रेनियोजेनिक नाम से भी जानते हैं, क्रेनियोजेनिक। तो अलग अलग पर्टिकुलर इसके नाम हो गए, क्रेनियोजेनिक। अब मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना ध्यानपूर्वक बात। अगर अपन इसके अंदर अगर अपन नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो ध्यान देना एक बार, ये सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, न्यूरोजेनिक और क्रेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, इनका अगर डिस्कशन अपन करें तो ये सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस जो होगा उसका पर्टिकुलर मेन प्रॉब्लम जो एडीएच की सिक्रीशन में देखने को मिलेगी वो यहाँ से देखने को मिलेगी। कहाँ से देखने को मिलेगी? इस रीजन से देखने को मिलेगी। तो यही पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट जो डायबिटीज इंसिपिडस अपन पढ़ेंगे पर्टिकुलर, वो ध्यान रखना, उसको अपन बोलेंगे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलेंगे? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस अपन बोलने वाले। और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस वो पर्टिकुलर टाइप का डायबिटीज इंसिपिडस होगा जिसके अंदर पर्टिकुलर मेन एडीएच तो एडिक्वेट अमाउंट में होगा। सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच जो होगा वो तो एडिक्वेट अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर अपन चले एडीएच तो एडिक्वेट अमाउंट में, बट एडीएच एक्शन विल डिक्रीज। एडीएच एक्शन विल डिक्रीज। एडीएच का एक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। या फिर एडीएच के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। एडीएच के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। और इस पर्टिकुलर कंडीशन की अगर बात करें, इसके अंदर एडीएच जो होता है, एडीएच उसका पर्टिकुलर प्रोडक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एडीएच का प्रोडक्शन ही आपको क्या देखने को मिलता है? इस कंडीशन में डिक्रीज होता हुआ नजर आता है। अच्छा, क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या क्या कारण हो सकते हैं कि एडीएच का ये जो प्रोडक्शन है ये डिक्रीज हो जाए? क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहले सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के कारणों की बात करते हैं। तो इसके पर्टिकुलर कारण जो होते हैं, पर्टिकुलर पहला पॉइंट चलते हैं ईटियोलॉजी। क्या चलते हैं? ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी ईटियोलॉजी अच्छा, ईटियोलॉजी की बात करते हैं एक बार। क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहली ईटियोलॉजी जो अपन को याद करनी है वो तो याद करनी है भाई इडियोपैथिक। क्या याद करनी है? इडियोपैथिक। और इडियोपैथिक का सिंपल सा मतलब होता है अननोन, दैट वी हैव स्टिल नॉट आइडेंटिफाइड द एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। यहाँ पर कुछ अपन मान के चलते हैं कि इनके कारण पर्टिकुलर हो रहा होगा। आ रही बात समझ में? कुछ फैक्टर्स, तो ये पर्टिकुलर तो इडियोपैथिक आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट अगर चलें तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट समटाइम्स हेड इंजरी। हेड इंजरी, अगर हेड इंजरी का पर्टिकुलर केस है, हेड इंजरी हो सकता है, हेड इंजरी हुई और हेड इंजरी के कारण ये पर्टिकुलर जो सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है,
इस सिस्टम में कोई ना कोई स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम हुई हो जिसके कारण एडीएच का प्रोडक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। हेड इंजरी दैट में बी रीजन। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, ब्रेन ट्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, ब्रेन ट्यूमर। भाई ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है कोई इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कोई ट्यूमर हुआ हो। क्या हुआ हो, ट्यूमर हुआ हो सकता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हुआ हो और वो पर्टिकुलर ट्यूमर नॉन फंक्शनल टाइप का ट्यूमर हो। नॉन फंक्शनल टाइप का ट्यूमर मतलब वो पर्टिकुलर जो आसपास की सेल्स होंगी, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो आसपास की सेल्स होंगी उनको क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, तो उन आसपास की सेल से भी एडीएच का प्रोडक्शन नहीं होने देगा। तो वो पर्टिकुलर टाइप की बात करें, ब्रेन ट्यूमर पर्टिकुलर यहाँ पर रीजन हो सकता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स की, तो नेक्स्ट पर्टिकुलर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की बात कर सकते हैं। जेनेटिक, उसकी अगर बात करें तो एक शब्द याद रखना, डिड मोड। क्या याद रखना, डिड मोड। डिड मोड आप लोग याद रख सकते हो। डिड मोड की अगर अपन बात करें तो डिड मोड में क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हो। पहला पॉइंट तो पर्टिकुलर ध्यान रखना यही, डीआई से। डीआई से क्या याद रखना, डायबिटीज इंसिपिडस। डीआई से क्या याद रखना, डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, डीएम से क्या पर्टिकुलर याद रख सकते हो, डायबिटीज मलाइटस। क्या याद रख सकते हो, डायबिटीज मलाइटस। ओ ए, ओ ए से पर्टिकुलर अपने को याद रखना ऑप्टिक एट्रोफी। क्या याद रखना, ऑप्टिक एट्रोफी। ऑप्टिक एट्रोफी भी पर्टिकुलर ये रीजन हो सकता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, ये लास्ट में डी आपको देखने को मिल रहा है, डेफनेस। इसको क्या बोलते हैं, डेफनेस। ये पर्टिकुलर सारे के सारे जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं ये भी पर्टिकुलर एक शब्द से याद रखना, दैट इज डिड मोड। डिड मोड अगर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं साथ के अंदर तो पर्टिकुलरली सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। और भी पर्टिकुलर कोई कंडीशंस हो सकती हैं क्या, बिल्कुल हो सकती है साहब। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो फॉर एग्जांपल ब्रेन सर्जरी। ब्रेन सर्जरी, हाँ ब्रेन सर्जरी, ब्रेन सर्जिकल अप्रोच अपन ने यूज करी। सर्जरी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है जिसमें अपन पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, दैट इज नोन एज हाइपोफिजेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज हाइपोफिजेक्टोमी, हाइपोफिजेक्टोमी। और उसके अंदर अगर अपन बात करें ट्रांस नेजल अप्रोच का अपन इस्तेमाल करते हैं और ट्रांसलेबियल अप्रोच भी पर्टिकुलर अपन इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसलेबियल अप्रोच के अंदर जो अपर लिप होता है इसकी मिड गम लाइन जो होती है यहाँ पे पर्टिकुलर इंसिजन लगाते हैं। अरे बात समझ रही हो, इनकी इस इंसिजन से पर्टिकुलर अपन कहाँ पर पहुंचते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पहुंचते हैं और वहां से उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं। एक ट्रांसनेजल अप्रोच होता है जिसके अंदर नाक की पर्टिकुलर मदद ली जाती है। अरे बात समझ, ये पर्टिकुलर जो है ये हाइपोफिजेक्टोमी में पढ़ रहे हैं। जो आजकल कॉमनली जो इस्तेमाल में करी जा रही है वो ट्रांसनेजल अप्रोच है, क्योंकि उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कम होते हैं, इसीलिए ट्रांसनेजल अप्रोच अपन इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रेन सर्जरी के अंदर पर्टिकुलर आप लोग अगर डिस्कस करो तो क्या डिस्कस कर सकते हो आप लोग, हाइपोफिजेक्टोमी। क्या डिस्कस करते हो, हाइपोफिजेक्टोमी, फिजेक्टोमी। और हाइपोफिजेक्टोमी की अगर बात करें तो दैट इज नोन एज सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सर्जिकल रिमूवल आप लोगों को देखने को मिलता है उसको अपन हाइपोफिजेक्टोमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें, ब्रेन के अंदर और भी कंडीशंस आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं जो कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस कोज कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें इधर, क्या साहब, ब्रेन टीबी हो गया। क्या हो गया, ब्रेन टीबी। ब्रेन टीबी, ब्रेन टीबी पर्टिकुलर इस सेक्शन को क्या कर सकता है, सप्रेस कर सकता है, तो हो सकता है एडीएच का प्रोडक्शन ना हो, तो ब्रेन टीबी हो गया। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले, ब्रेन इन्फेक्शंस भी। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो ब्रेन इन्फेक्शंस भी, ब्रेन इन्फेक्शंस भी पर्टिकुलर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स टू पॉइंट्स अपन डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेन टीबी के बारे में अपन ने डिस्कस कर दिया, ब्रेन इन्फेक्शंस के बारे में डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर एक चीज और आप इसके अंदर याद रख सकते हो, वो याद रख सकते हो, दैट इज स्ट्रोक। दैट इज स्ट्रोक। और स्ट्रोक को अपन सीवीए नाम से भी अपन जानते हैं, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट के नाम से भी पर्टिकुलर अपन जानते हैं। और स्ट्रोक के अंदर भी पर्टिकुलर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होने की संभावनाएं आपको देखने को मिलती है। कहने का सिंपल सा मतलब, अगर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस या न्यूरोजेनिक या क्रेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो रहा होगा किसी पर्सन में, तो मेन इन्वॉल्वमेंट इस पर्टिकुलर रीजन का होगा, हेड वाले पोर्शन का, जहां पर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड आपको प्रेजेंट देखने को मिल रही है। अगर इधर से एंटी डायरेटिक हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो तो उस कंडीशन में एडीएच यहाँ से सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, तो इधर ये कार्यक्रम आप लोगों को पूरा देखने को नहीं मिलेगा। क्या कार्यक्रम, बी2 रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो एक्वापोरिन चैनल्स का प्रोडक्शन नहीं होगा और पानी का रिटेंशन नहीं होगा। तो ये सारा मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, इसके अंदर रिवर्स हो जाएगा, अगर ये चीज आप लोगों को यहाँ से देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की बात करते हैं।
नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब समझना, एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है वो तो पर्टिकुलर सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस होता हुआ आपको नजर आ रहा है कि ये एडीएच जो है वो तो एडिक्वेट है, लेकिन इसका एक्शन जो है वो पर्टिकुलर एल्टर्ड हो गया है। क्या एल्टर्ड हो गया है? एक्शन पर्टिकुलर एल्टर्ड हो गया है। मतलब मेन समस्या किडनी के अंदर अगर आपको देखने को मिले, किसमें देखने को मिले? किडनी में अगर इसकी एक्शन की समस्या पर्टिकुलर देखने को मिले तो उसके कारण पर्टिकुलर जो कंडीशन डेवलप होती है उसको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से अपन जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल किडनी डैमेज हो जाए, क्या डैमेज हो जाए भाई? किडनी डैमेज हो जाए, किडनी डैमेज। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर अपन इसके अंदर डिस्कस करें किडनी डैमेज में, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स का याद रख सकते हो, पहला पॉइंट है नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। अब क्योंकि जो ड्रग्स जो होती है, ड्रग्स उनका मेन एक्सक्रीशन जो होता है वो पर्टिकुलर किडनी के माध्यम से होते हैं, तो कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो पर्टिकुलर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स का मतलब जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज पर्टिकुलर कर रही हो वो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है। अच्छा, क्या क्या एग्जाम्पल भी कोई ले सकते हैं क्या नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स का? बिल्कुल, पर्टिकुलर अपने एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन कंसिडर करें एक ड्रग जिसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन। क्या? सिस्प्लेटिन। सर सिस्प्लेटिन क्या है भाई? एंटी कैंसर ड्रग की क्लासिफिकेशन में मैं एक ड्रग आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। जब फार्माकोलॉजी में एंटी कैंसर ड्रग चलेंगी, इट इज नोन एज सिस्प्लेटिन। और ये सिस्प्लेटिन जो होती है ये नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है। तो ये पर्टिकुलर अफेक्ट करे और ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी करे तो ये पर्टिकुलर जो पूरा मैकेनिज्म आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये क्या हो सकता है? एल्टर्ड हो सकता है, जिसके कारण ये पर्टिकुलर एडीएच सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज भी हो रहा था, लेकिन पर्टिकुलर हो सकता है ये इधर काम ना कर रहा हो, तो इसमें पर्टिकुलर ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी अपन कंसिडर कर सकते हैं। और भी क्या कोई ड्रग्स हैं क्या? बिल्कुल, और भी ड्रग्स पर्टिकुलर आप लोग याद रख सकते हो। एक पर्टिकुलर ड्रग लिथियम, एक पर्टिकुलर ड्रग लिथियम। और लिथियम पर्टिकुलर जो ड्रग है वो तो मैनिया वाले पेशेंट के अंदर अपन देते हैं। किसमें देते हैं भाई? मैनिया वाले पेशेंट के अंदर अपन देते हैं। और मैनिक इलनेस जो है वो पर्टिकुलर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर आप लोग पढ़ते हो। किसमें पढ़ते हो? साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर पढ़ते हो। तो मैनिया के ट्रीटमेंट में अपन लिथियम ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जो मतलब ज्यादा खुश टाइप का पर्टिकुलर होता है। और बाकी जो है इसके बारे में, लिथियम ड्रग के बारे में अपन फार्माकोलॉजी के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। और बाकी जो मेनिया जो है वो आप लोग साइकेट्रिक इलनेस के अंदर पढ़ लेते हो। तो सिस्प्लेटिन हो गया, लिथियम पर्टिकुलर हो गया। लिथियम की ओवरडोज के कारण, लिथियम के कारण जो टॉक्सिसिटी पर्टिकुलर डेवलप हो सकती है, लिथियम टॉक्सिसिटी, वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी डेवलप होती है, ध्यान रखना। और लिथियम का कोई एंटीडोट भी नहीं है। अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी अगर डेवलप हो जाती है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में डायलाइसिस अपने को करवाना पड़ता है। याद रखना क्या करवाना पड़ता है? डायलाइसिस, क्योंकि देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीडोट ऑफ लिथियम। तो लिथियम का अगर एंटीडोट नहीं है तो उसकी टॉक्सिसिटी अगर हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर अपने को डायलाइसिस ही पर्टिकुलर करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। एक ड्रग और याद रख सकते हो, वैसे तो बहुत सारी ड्रग होती हैं पर ये दो तीन एग्जाम्पल पर्टिकुलर अभी अपन अभी के लिए याद कर सकते हैं। डीमैक्लोसाइक्लिन, डीमैक्लोसाइक्लिन। सर ये डीमैक्लोसाइक्लिन क्या है? ये भाई एक एंटीबायोटिक है जो कि टेट्रासाइक्लिन डेरिवेटिव्स के अंदर अपन पढ़ते हैं। और टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब होता है ये वाइड रेंज के ऊपर, वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करेंगी? काम करेगी। तो डीमैक्लोसाइक्लिन जो है ये टेट्रासाइक्लिन के अंदर अपन पर्टिकुलर पढ़ते हैं। टेट्रासाइक्लिन का एक पर्टिकुलर डेरिवेटिव होता है, लेकिन ये नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के और पर्टिकुलर क्या कारण हो सकते हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट अपने को कंसिडर करना, हाइपोकैलेमिया। क्या करना? हाइपोकैलेमिया। अगर हाइपोकैलेमिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिले तो हाइपोकैलेमिया पर्टिकुलर नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज कर सकता है। हाइपोकैलेमिया का क्या मतलब होता है? हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है जिसमें पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन नॉर्मल सीरम लेवल से कम हो जाए। और नॉर्मल सीरम लेवल पोटेशियम आयन का कितना होता है? 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इतना पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन नॉर्मल आपको देखने को मिलती है। अब हाइपोकैलेमिया में अगर कम हो जाए, तो अगर हाइपोकैलेमिया के अंदर ये पर्टिकुलर आप लोगों को कम होता नजर आएगा तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपोकैलेमिक। क्या बोलेंगे? हाइपोकैलेमिक, हाइपोकैलेमिक, हाइपोकैलेमिक नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हाइपोकैलेमिक नेफ्रोटॉक्सिसिटी अपन बोलेंगे। और हाइपोकैलेमिक नेफ्रोटॉक्सिसिटी में एक कंडीशन देखने को मिलती है। हाइपोकैलेमिया एक कंडीशन के अंदर और आप लोगों को डेवलप हो सकता है, और उस पर्टिकुलर कंडीशन को कौन सिंड्रोम नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? कौन सिंड्रोम के नाम से अपन जानते हैं। कौन सिंड्रोम, कौन सिंड्रोम, कौन सिंड्रोम की अगर पर्टिकुलर बात करें तो कौन सिंड्रोम के अंदर जो एल्डोस्टेरोन आपको देखने को मिलता है, कौन सिंड्रोम, ये लो ये कौन की बात कर रहे हैं अपन। कौन सिंड्रोम की अगर अपन बात करें स्पेसिफिक, तो कौन सिंड्रोम के अंदर आप लोगों को क्या चीज देखने को मिलती है? जो एल्डोस्टेरोन होता है। क्या चीज? एल्डोस्टेरोन।
एल्डोस्टेरोन का एक्सेस अमाउंट देखने को मिलता है। एल्डोस्टेरोन का क्या देखने को मिलता है? एक्सेस अमाउंट आपको देखने को मिलता है। और एल्डोस्टेरोन का अगर एक्सेस अमाउंट होता है तो पर्टिकुलर एल्डोस्टेरोन के जो फंक्शंस होंगे वो पर्टिकुलर ज्यादा देखने को मिलेंगे। एल्डोस्टेरोन के क्या फंक्शन होते हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है? पहला पर्टिकुलर फंक्शन एल्डोस्टेरोन का होता है सोडियम वाटर का रिटेंशन करना। सोडियम वाटर का रिटेंशन करना, ये किसका पर्टिकुलर फंक्शन है? ये एल्डोस्टेरोन का फंक्शन है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करें, सेकंड जो फंक्शन इसका देखने को मिलता है वो होता है पोटेशियम का एक्सक्रीशन करना। किसका एक्सक्रीशन करना? पोटेशियम का एक्सक्रीशन करना। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, जो एल्डोस्टेरोन आप लोगों को देखने को मिलता है वो हाइड्रोजन आयन होता है। उन हाइड्रोजन आयन के एक्सक्रीशन को भी क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। अब क्योंकि पोटेशियम का एक्सक्रीशन पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में पोटेशियम का एक्सक्रीशन हुआ तो बॉडी से पोटेशियम बाहर ज्यादा निकल गया। पोटेशियम बॉडी से बाहर ज्यादा निकल गया तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आप लोगों का बॉडी के अंदर जो पोटेशियम की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उस कंडीशन को हाइपोकैलेमिया के नाम से अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाइपोकैलेमिया के नाम से जानते हैं। और हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन अगर बढ़ जाए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में H प्लस बाहर ज्यादा निकलेंगे, मतलब हाइड्रोजन बॉडी में कम हो जाएंगे। और बॉडी में अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन को एल्कलोसिस के नाम से अपन जानते हैं। तो सिंपल बात है, ये दोनों कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, हाइपोकैलेमिया, एल्कलोसिस। इस कंडीशन को अपन हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस के नाम से जानते हैं। और एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर आपको देखने को मिले, जैसे कि कौन सिंड्रोम के अंदर आपको देखने को मिलती है, तो उसके कारण पर्टिकुलर हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, फिर उस कौन सिंड्रोम को छोड़कर अपन इस नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस पे आ जाते हैं, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया क्यों होता है? क्योंकि कौन सिंड्रोम के अंदर एल्डोस्टेरोन का जो बढ़ा हुआ लेवल है वो पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। और पोटेशियम का एक्सक्रीशन अगर ज्यादा होगा तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन होगी। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में हाइपोकैलेमिक नेफ्रोटॉक्सिसिटी डेवलप होती है। और मतलब हाइपोकैलेमिया की कंडीशन के अंदर ये हाइपोकैलेमिक और हाइपोकैलेमिक नेफ्रोटॉक्सिसिटी पर्टिकुलर डेवलप हो रही है। तो ये पर्टिकुलर दो पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हो सकती है, हाइपोकैलेमिया भी पर्टिकुलर कोज हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पर चले, इसके कोज में हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन अगर देखने को मिले तो उसके अंदर ऑटो डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। किसका? एक्वापोरिन 2 चैनल्स का। तो एक्वापोरिन 2 चैनल्स हाइपर कैल्सीमिया के कारण पर्टिकुलर डिग्रेड होता है। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब जिसमें कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हो गई, कुछ पर्टिकुलर हाइपोकैलेमिया की कंडीशन हो गई। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन आप लोग याद रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें और भी कोई पॉइंट डिस्कस करें इसके अंदर तो हैवी मेटल पॉइजनिंग हैवी मेटल पॉइजनिंग भी पर्टिकुलर आप क्या कर सकते हो इसके अंदर याद रख सकते हो। और नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट लास्ट के अंदर एक और याद रख सकते हो, दैट इज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। क्या याद रख सकते हो? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आप लोग याद रख सकते हो। क्लियर बात है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो हैवी मेटल पॉइजनिंग हो गई, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गया। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो इसके अंदर। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में पर्टिकुलर यहाँ पर एक्शन होगा। जेनेटिक फैक्टर्स भी पर्टिकुलर इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें ये V2 रिसेप्टर पर्टिकुलर में म्यूटेशन हो जाए। इसमें क्या हो जाए? V2 रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाए, इसमें म्यूटेशन हो जाए। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, जो एक्वापोरिन 2 प्रोटीन्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इनके अंदर क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए। इनके अंदर म्यूटेशन हो गया तो इन कारणों से पर्टिकुलर आप लोगों को एक कंडीशन देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज इंसिपिडस में नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस और सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, ये पर्टिकुलर कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में एक तो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स को कंसीडर कर लेना, एक हाइपोकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया से रिलेटेड जो कंडीशन है उसको, हाइपरकैल्सीमिया को कंसीडर कर लेना। ये हैवी मेटल पॉइजनिंग भी पर्टिकुलर हो सकती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी हो सकती है। और इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो V2 रिसेप्टर आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसमें म्यूटेशन हो जाए, एक्वापोरिन चैनल्स जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है इनके अंदर म्यूटेशन हो जाए, तो इन कारणों से टाइप 2 डायबिटीज, ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस ये डेवलप हो सकता है। अरे बात समझो कि इधर अपन ने सेकंड जो लिखा है ये क्या हो सकता है इसके अंदर हो सकता है। अरे बात समझ में। अब पर्टिकुलर ये ईटियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया और इसके टाइप्स में डिस्कस कर लिया। अब ये सारा हो गया, इसके बाद पर्टिकुलर क्या कंडीशन आपको देखने को मिलेगी वो अपन चल रहे हैं उसके ऊपर। चलें आगे बढ़े। तो आई हैव टू रफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इसको अपन को रफ करना पड़ेगा।
हाँ, समझ में आ रहा है क्या? अभी तक नॉर्मल रेस्पॉन्स पहुंच गए हैं। इसके टाइप्स भी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, ईटियोलॉजी के बारे में भी अपन ने जान लिया है। अब पर्टिकुलर अपन पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसमें, दैट इज नोन एज ओके। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट जो है दैट इज नोन एज पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हेडिंग जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी भी किसकी डिस्कस करेंगे अपन भाई? पैथोफिजियोलॉजी डायबिटीज इंसिपिडस की डिस्कस करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी। अच्छा, इसके अंदर होगा क्या? अगर पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो सिंपल बात है, अगर एडीएच है प्रोडक्शन डिक्रीज, एडीएच का प्रोडक्शन क्या हो गया? डिक्रीज, और एडीएच एक्शन डिक्रीज, और एडीएच एक्शन डिक्रीज। अगर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में सिंपल ध्यान रखना, एक्शन या फिर अगर बात करें जो एडीएच का एडीएच बी2 रिसेप्टर पे कंबाइन नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट अपने डिस्कस कर लिया। होगा क्या लास्ट में? H2O रिटेंशन, H2O रिटेंशन विल डिक्रीज, H2O रिटेंशन विल डिक्रीज। H2O रिटेंशन कम हो जाएगा, और H2O रिटेंशन अगर कम हो जाएगा तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में और क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा? मतलब पानी जो है वो कम रिटेन होगा, कम रिटेन होगा तो ज्यादा एलिमिनेट होगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आप लोगों को जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है वो पोलीयूरिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पोलीयूरिया। और डायबिटीज इंसिपिडस वाला पेशेंट होता है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर यूरिनरी आउटपुट उसमें देखने को मिलती है। एक्सेस अमाउंट की भी अगर याद अगर करें तो मोर देन 5 to 25 लीटर्स पर डे, लगभग लगभग 5 लीटर से ज़्यादा, लगभग लगभग 25 लीटर पर डे, इतनी पर्टिकुलर आपको यूरिनरी आउटपुट देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि पानी का रिटेंशन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, तो पानी बाहर की तरफ ज़्यादा जाएगा, तो पोलीयूरिया की कंडीशन डेवलप हो गई। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें इसके अंदर, और नेक्स्ट पर्टिकुलर डिस्कशन अपन कर सकते हैं इसके अंदर कि पानी ज़्यादा बाहर जा रहा है, पोलीयूरिया कंडीशन है, तो मतलब आपको पानी बाहर ज़्यादा जा रहा है, तो यूरिन जो आपको देखने को मिलेगा वो डाइल्यूट होगा। यूरिन जो होगा वो क्या होगा? डाइल्यूट आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूरिन डाइल्यूशन। और यूरिन डाइल्यूट अगर हो गया तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे जो सीरम या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी? यूरिन की, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डाइल्यूशन आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर यूरिन डाइल्यूट ज़्यादा हो गया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो गई, मतलब इसके अंदर पानी ज़्यादा है। और यूरिन ग्रेविटी जो कम आपको देखने को मिलती है, जब यूरिन एनालिसिस करोगे तो उसमें पता चलेगा 1.005 से भी पर्टिकुलर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको कम देखने को मिल रही है। आ रही क्या बात समझ में? तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूरिन की आपको देखने को मिलती है वो 1.005 से 1.030 तक होती है। 1.005 से 1.030 तक आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप लोग क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। लेकिन इस कंडीशन में 1.005 से भी कम आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, ये पोलीयूरिया, पानी बाहर ज़्यादा जा रहा है तो अंदर की तरफ पर्टिकुलर आप लोगों को कंसंट्रेशन बढ़ती हुई नजर आएगी। और अंदर की तरफ अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो कंसंट्रेशन पर्टिकुलर, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में सोडियम और वाटर जो होता है वो पर्टिकुलर नॉर्मल तरीके से बाहर भी, जिधर सोडियम जाता है और वो पानी को भी लेके जाता है, लेकिन इस कंडीशन में पानी ज्यादा बाहर जा रहा है तो इन दोनों के अंदर इम्बैलेंस डेवलप होगा। अंदर की तरफ आपको हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। अंदर की तरफ क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। मतलब बोले तो आप लोगों का जो ब्लड है, ब्लड, उसकी अगर ऑस्मोलैलिटी की बात करें तो सीरम ऑस्मोलैलिटी जो है वो सीरम ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाएगी। सीरम ऑस्मोलैलिटी क्या होती है? देखने को मिलेगी, बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ ये सोडियम आयन जो आप लोगों को देखने को मिल रही है अंदर की तरफ एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो जो कंसंट्रेशन आपको देखने को मिल रही है वो कंसंट्रेशन क्या हो गई है? बढ़ गई। तो सीरम ऑस्मोलैरिटी आपको इस कंडीशन में बढ़ती हुई नजर आएगी। ध्यान देना, यूरिन जब आप लोग चेक करोगे तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी तो कम है, वो तो पर्टिकुलर डाइल्यूट है, लेकिन अंदर की पर्टिकुलर आप लोग चेक करोगे तो स्पेसिफिक जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है, अंदर गाढ़ापन आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा। और जब ये सीरम ऑस्मोलैरिटी पर्टिकुलर बढ़ जाती है तो ध्यान रखना है, हाइपोथैलेमस के ऊपर ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उन ऑस्मो रिसेप्टर्स को क्या कर देती है? ये स्टिमुलेट कर देती है। और ऑस्मो रिसेप्टर्स अगर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आप लोगों को पोलीडिप्सिया की कंडीशन आप लोगों को नजर आती है। पोलीडिप्सिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। और पोलीडिप्सिया का क्या मतलब होता है भाई? ध्यान रखना,
पोलीडिप्सिया का मतलब होता है एक्सेसिव थर्स्ट। पोलीडिप्सिया का क्या मतलब होता है? एक्सेसिव थर्स्ट। द पेशेंट विल आस्क फॉर वाटर इफ पेशेंट इज कॉन्शियस। अगर पेशेंट कॉन्शियस आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में पेशेंट विल आस्क फॉर वाटर। तो पोलीडिप्सिया की कंडीशन आप लोगों को नजर आएगी। एक नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, आप लोग मुझे खुद बता सकते हो, अगर यूरिनरी आउटपुट बढ़ रही है, इतना पर्टिकुलर यूरिनरी आउटपुट इतनी बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आ रही है, तो क्या इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी क्या? बिल्कुल सर, डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। और डिहाइड्रेशन की कंडीशन अगर आप लोगों को इस पेशेंट में देखने को मिल रही है तो पर्टिकुलर क्या क्या चीज आप लोग इस पर्टिकुलर पेशेंट में मॉनिटर कर सकते हो, ध्यान रखना। एक तो पर्टिकुलर ड्राई म्यूकोसा ऑफ माउथ, ड्राई म्यूकोसा ऑफ माउथ, ड्राई माउथ आप लोग क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। और स्किन टर्गेटिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? स्किन टर्गर, स्किन टर्गर विल डिक्रीज, स्किन टर्गर विल डिक्रीज। स्किन टर्गेडिटी का मतलब होता है जब आप लोग इसको वैसे स्किन को आप लोग ऐसे खींच के देखते हो तो नॉर्मल आराम से पर्टिकुलर चली जाती है, लेकिन स्किन टर्गेडिटी अगर डिक्रीज हो और आप इसको ऐसे खींच के देखोगे तो काफी टाइम लगाएगी उसके अंदर जाने में। वो पर्टिकुलर डिहाइड्रेशन के साइन होते हैं। तो डिहाइड्रेशन आप लोगों को देखने को मिलता है इस कंडीशन में। और पानी बहुत ज्यादा जा रहा है तो पर्टिकुलर और भी पॉइंट याद रख सकते हो इसके अंदर, वेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेट आप लोगों को लॉस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर पे भी आप लोग जा सकते हो, उसको लिंक कर सकते हो, क्योंकि पानी का लॉस अगर देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में बीपी लो जैसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर बात है क्या? तो ये पर्टिकुलर कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये जो हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिल रहा है, ये हाइपरनेट्रीमिया है, कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो इसको अपन कंसंट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंसंट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया के नाम से पर्टिकुलर अपन इसको जानते हैं, कंसंट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया। ये लो भाई, कंसंट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया के बारे में अपन डिस्कस कर लिया। सिंपल बात है, एडीएच की कमी है तो पानी का रिटेंशन आपको देखने को नहीं मिल सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग डिस्कस कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को इस कंडीशन के अंदर देखने को मिल रही होंगी। पोलीयूरिया की कंडीशन हो गई, और साथ के अंदर आप और पॉइंट अपन डिस्कस करना चाहें तो और क्या क्या इसके अंदर देखने को मिल सकता है, जैसे साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स में नॉक्चूरिया जैसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकती है? नोक्चूरिया जैसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। अब नोक्चूरिया का क्या मतलब होता है? नोक्चूरिया का मतलब होता है नाइट के अंदर। नोक्चूरिया का क्या मतलब होता है? नाइट के अंदर, नाइट यूरिनेशन, नाइट के अंदर यूरिनेशन आपको देखने को मिले तो उसको अपन नोक्चूरिया नाम से जानते हैं। और यहाँ से पर्टिकुलर आप लोगों की एक नर्सिंग मैनेजमेंट भी पर्टिकुलर आप लोगों को बनता है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर पर्टिकुलर आप लोगों की निकलती आती है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर अगर अपन डिस्कस करें तो ध्यान देने की आवश्यकता है, इनफेक्टिव या इम्पेयर्ड स्लीपिंग पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा, इम्पेयर्ड स्लीप। तो यहाँ से पर्टिकुलर एक नर्सिंग मैनेजमेंट भी आप लोग बना सकते हो, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हो ना, इम्पेयर्ड स्लीप रिलेटेड टू नोक्चूरिया, तो वो भी पर्टिकुलर आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। पोलीयूरिया साथ में नोक्चूरिया प्लस में हाइपरनेट्रीमिया, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स अपन ने लिख दिए। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, ये पोलीडिप्सिया, मेनली ये पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया पे पर्टिकुलर क्या करना है, याद रखना है। क्लियर बात है क्या? नेक्स्ट ब्लड प्रेशर के ऊपर पर्टिकुलर अपन पहुंच गए। ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है इसके अंदर, कम आप लोगों को देखने को मिलता है। बीपी कम, जैसे पोस्चुरल हाइपोटेंशन की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। पोस्चुरल हाइपोटेंशन के अंदर क्या नजर आता है? पोस्चुरल हाइपोटेंशन के अंदर देखो सिंपल बात है, लेट्स सपोज टेक ए वाटर बॉटल। पोस्चुरल हाइपोटेंशन में अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन जो है वो अपने पोस्चर के अंदर चेंज लेके आता है, पोस्चर के अंदर मतलब अचानक से, जैसे वो रात को ऐसे लेटा हुआ था तो उसका जो फ्लूइड था बॉडी का, ब्लड, वो इक्वली क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड था ऐसे पूरी तरीके से, और वो अचानक से सुबह पर्टिकुलर उठता है तो अचानक से, तो यो, तो उस कंडीशन में जो नीचे की तरफ पर्टिकुलर जो है विनस पुलिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये ऊपर वाला जो हार्ट पोर्शन है, ब्रेन वाला पोर्शन है, वो ब्लड को उस टाइम पर रिसीव नहीं कर पाता इक्वल अमाउंट में। तो उस कंडीशन के अंदर अचानक से ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है, उसको अपन पोस्चुरल हाइपोटेंशन के नाम से अपन जानते हैं। और ऐसा अगर कंडीशन देखने को मिलती है तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी। क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ऐसे पेशेंट को अपने को हेल्थ एजुकेशन देनी है कि लगभग लगभग जब उठे तो लगभग लगभग 5 मिनट वो इंतजार करे। कितने मिनट? 5 मिनट वो इंतजार करे, 5 मिनट पर्टिकुलर वो देखने को मिले, मतलब बैठे फिर पर्टिकुलर वो उठे। आ रही बात समझ में? तो ये पर्टिकुलर कंडीशन भी आप लोग याद रख सकते हो। और जैसे ही पर्टिकुलर ये ब्लड प्रेशर कम, साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो इधर ही पर्टिकुलर चलते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कम आपको देखने को मिलता है तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन की आप लोग कंसिडर कर सकते हो, हाइपोटेंशन। इसको अपन पोस्चुरल हाइपोटेंशन जो आपको देखने को मिलता है, इसको एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन।
ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के नाम से भी पर्टिकुलर अपन जानते हैं। सेम चीज आपको देखने को मिलती है। और जब बीपी लो होता है तो उस पर्टिकुलर उसके रेस्पॉन्स के अंदर एज ए कंपनसेटरी रेस्पॉन्स द पेशेंट हार्ट रेट विल इंक्रीज। तो इसके रेस्पॉन्स में पर्टिकुलर हार्ट रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और हार्ट रेट बढ़ जाती है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को अपन टेकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। अगर डिहाइड्रेशन में ड्राई म्यूकस वगैरह देखने को मिलता है, लिप्स क्या क्रैक्ड हो जाएंगे? क्या लिप्स क्रैक्ड? लिप्स क्या हो जाएंगे? क्रैक्ड आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ड्राई डिहाइड्रेशन की कंडीशन है। तो कुछ कुछ साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। ये साइन एंड सिम्टम्स क्या कर रहे हैं, अपन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, इसके अंदर और क्या क्या चीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, जो हाइपरनेट्रीमिया जो आपको देखने को मिल रहा है, ये हाइपरनेट्रीमिया, इस हाइपरनेट्रीमिया के साइन एंड सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। हाइपरनेट्रीमिया के क्या देखने को मिलेंगे? साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन में कंसंट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इस हाइपरनेट्रीमिया के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? एक पर्टिकुलर शब्द से याद रखना। किस शब्द से याद रखना? फ्राइड। किससे याद रखना? फ्राइड से पर्टिकुलर याद रखना। तो हाइपरनेट्रीमिया के जो साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं वो फ्राइड से याद रखना। पहला जो पर्टिकुलर एफ है, इससे मतलब समझना फटीग। क्या मतलब समझना? फटीग। नेक्स्ट पर्टिकुलर आर से जो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसको मतलब समझना रेस्टलेसनेस। क्या देखने को मिलेगा? रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें, इसके अंदर हाइपरनेट्रीमिया। देखो हाइपरनेट्रीमिया जब होता है तो जैसे सोडियम अंदर की तरफ जाता है तो सोडियम पर्टिकुलर क्या करता है? पानी को पर्टिकुलर अपनी तरफ रिटेन करता है, वो भी ध्यान रखना। तो लेकिन अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में तो कंसंट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है भाई उधर, लेकिन मैं आप लोगों को कंसंट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया के साइन एंड सिम्टम्स बता रहा हूँ। तो एक तो पर्टिकुलर ध्यान रखना यहाँ पर इंक्रीज इंक्रीज। देखो हाइपरनेट्रीमिया ये पॉलीडिप्सिया कंडीशन को तो इंक्रीज फ्लूइड इनटेक ये बढ़ जाएगा। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक ये देखने को मिलेगा। रेस्टलेसनेस को अपन इरिटेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। रेस्टलेसनेस को किस नाम से जानते हैं? इरिटेबिलिटी के नाम से जानते हैं। इसे पर्टिकुलर याद रखना एडिमा। इसे क्या याद रखना? एडिमा की कंडीशन। और लास्ट के अंदर पर्टिकुलर आप लोग और अपन डिस्कस कर सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर ध्यान रखना, दैट इज डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट। डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो इसके अंदर। पहला पर्टिकुलर पॉइंट फटीग। फटीग की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। रेस्टलेसनेस की कंडीशन पर्टिकुलर देखने को मिल सकती है। रेस्टलेसनेस को इरिटेबिलिटी नाम से भी जानते हैं। जो फ्लूइड इनटेक आप लोगों को देखने को मिल सकता है, वो क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन है, ऑस्मोसिटी बढ़ गई है, तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं ये पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेंगे। पॉलीडिप्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले तो एडिमा की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि जहां पर पर्टिकुलर सोडियम जा रहा है वो सोडियम किसको लेके जाएगा? पर्टिकुलर वो फ्लूइड को पर्टिकुलर क्या करेगा? देखने को मिलेगा। तो उसमें एडिमा की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। और लास्ट में जो यूरिनरी आउटपुट आपको देखने को मिलती है, यूरिनरी आउटपुट क्या हो सकती है? कम हो सकती है। आ रही क्या बात समझ में? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, अगर अगर इतना ज्यादा पानी पर्टिकुलर बॉडी से लॉस हो रहा है तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? पानी जो आपको लॉस देखने को मिल रहा है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? पहला पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर ध्यान रखना। पहला कॉम्प्लिकेशन जो आपको देखने को मिल सकता है वो होता है हाइपोवोलेमिक शॉक। क्या होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक वो आप लोगों को इस कंडीशन में देखने को मिल सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक का काम क्या मतलब होता है? अगर फ्लूइड की डेफिशिएंसी आप लोगों को देखने को मिले, 1 लीटर से भी ज़्यादा पर्टिकुलर फ्लूइड आपको अगर लॉस देखने को मिले, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको अपन हाइपोवोलेमिक शॉक के नाम से पर्टिकुलर जानते हैं। इमरजेंसी पर्टिकुलर कंडीशन है, आप लोगों को स्पेशल टाइप का मैनेजमेंट करके फ्लूइड को मतलब फ्लूइड को एडमिनिस्टर करके इस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। तो हाइपोवोलेमिक शॉक पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल सकता है इसमें। नेक्स्ट अगर बात करें, सीजर्स की कंडीशन भी पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। कैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है? सीजर्स की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। सीजर्स की कंडीशन के अंदर क्या होगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हाइपरनेट्रीमिया की जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन की उसको क्या कर देती है? डिस्टर्ब कर देती है। तो उस कंडीशन में सीजर्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और लास्ट के अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस के तौर पर ये अगर देखने को मिल रहे हैं तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट जो आप लोग इसके अंदर याद रख सकते हो वो क्या याद रख सकते हो? किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ होती हुई आप लोगों को नजर आ सकती है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स अपन ने डिस्कस कर लिए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस अपन ने डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर अपन चलें तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट जो है उसके अंदर अपन चलते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस के बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं।
डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस के बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। आई हैव टू रफ अगेन दिस पर्टिकुलर अगेन दिस बोर्ड, और नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस पे। करें स्टार्ट। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस पल्ले पड़ रहा है क्या? ये डायबिटीज इंसिपिडस, एडीएच की कमी कर देना, पॉलीयूरिया कर देना, पॉलीडिप्सिया कर देना, और हाइपरनेट्रीमिया कर देना। इसके अंदर हाइपरनेट्रीमिया उठा लेना। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस के ऊपर चलो एक बार। चलो भाई, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की बात करते हैं एक बार। क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हो सकते हैं? पहला पॉइंट तो जितने भी मेडिकल डिसऑर्डर्स आप लोग पढ़ो उसके अंदर पहला पॉइंट तो याद रखना, हिस्ट्री कलेक्शन। पहला पॉइंट तो पढ़ लिखना, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन आप लोगों को स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, सब में करना पड़ता है। हिस्ट्री कलेक्शन सब में, जितने भी डिसऑर्डर लिखो सब में हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन तो अपने करना ही पड़ेगा। क्या हिस्ट्री पूछ सकते हो कि पर्टिकुलर कितने टाइम से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कितना यूरिनरी आउटपुट। ये यूरिनरी आउटपुट तो आपको खुद मॉनिटर करना पड़ेगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन आप लोग पूछ सकते हो। आ रही बात समझ में? क्या कोई जेनेटिक फैक्टर्स थे क्या, पहले भी पर्टिकुलर किसी को था क्या? फिजिकल एग्जामिनेशन में आप लोग स्किन वगैरह, डिहाइड्रेशन वगैरह ये सब क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, स्किन टर्गिडिटी पता लगा सकते हो। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर इसके अंदर हाइपरटोनिक सलाइन, हाइपरटोनिक सलाइन, हाइपरटोनिक सलाइन 5%, ये पर्टिकुलर अपन एडमिनिस्टर करके देखते हैं। हाइपरटोनिक सलाइन 5% एडमिनिस्टर करके देखते हैं। अगर 5% हाइपरटोनिक 5% सलाइन अगर एडमिनिस्टर करेंगे तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में होगा क्या, अगर ये नॉर्मल तरीके से काम हो रहा है तो एडीएच का सिक्रीशन जो होगा, नॉर्मल तरीके से एडीएच का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाना चाहिए। कब हो सकता है? अगर क्रेनियोजेनिक या फिर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का कोज नहीं है। अगर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का कोज नहीं है तो उस कंडीशन में हाइपरटोनिक सलाइन अगर आप लोग दो, तो अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि जो हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन होती है, हाइपरनेट्रीमिया, उसके कारण एडीएच का सिक्रीशन बढ़ जाता है। हाइपरटोनिक सलाइन आपने एडमिनिस्टर किया, एडीएच का सिक्रीशन नॉर्मल तरीके से बढ़ सकता है। अगर ये नॉर्मल तरीके से ये सिक्रीशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या कि जो पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी वहां से नॉर्मल तरीके से निकल रहा है, इसका मतलब वहां पर क्रेनियोजेनिक तो कोई कोज नहीं है। अगर वहां से निकल नहीं रहा है इसको देने के बाद भी, तो इसका मतलब ये क्रेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। और अगर एडीएच का सिक्रीशन पर्टिकुलर, मतलब देखो आपने हाइपरटोनिक सलाइन एडमिनिस्टर करने के बाद नॉर्मल कंडीशन में तो एडीएच का सिक्रीशन बढ़ना चाहिए। आई क्या बात समझ में? एडीएच का सिक्रीशन क्या होना चाहिए, इसके अंदर बढ़ना चाहिए। क्लियर बात? अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। इसके अंदर बढ़ गया, अगर नहीं बढ़ पाता है तो इसका मतलब क्या, क्रेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। ठीक है, और बढ़ गया इसका मतलब क्या, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है तो उसके कारण पर्टिकुलर देखने को मिले। तो हाइपरटोनिक सलाइन 5% पर्टिकुलर अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर आप एक और टेस्ट आप लोग याद ये इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज नोन एज वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। दैट टेस्ट इज नोन एज वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट आप कर सकते हो। अगर पानी को नहीं पिलाओगे, पूरी रात तक आपने पानी को नहीं पिलाया, 8 घंटे तक पानी को नहीं पिलाया आपने किसी पर्सन को, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप होगी। और डिहाइड्रेशन की कंडीशन अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, एडीएच का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में? पानी नहीं पिलाया, डिहाइड्रेशन की कंडीशन, और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में एडीएच का सिक्रीशन बढ़ जाता है। अगर बढ़ रहा है इसका मतलब क्रेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस तो नहीं है। और अगर नहीं बढ़ रहा है इस कंडीशन में फिर भी डायबिटीज इंसिपिडस है, तो वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट अपन ने किया और फिर भी उस कंडीशन के अंदर एडीएच का सिक्रीशन मतलब रिलीज नहीं हुआ, एडीएच नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, उस कंडीशन के अंदर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। हिस्ट्री कलेक्शन करवा सकते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हो, हाइपरटोनिक सलाइन जो आप लोगों को देखने को मिलता है इसका एडमिनिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और ये पर्टिकुलर वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट भी पर्टिकुलर अपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर, तो सीरम एडीएच लेवल को भी मॉनिटर आप लोग कर सकते हो। किसको मॉनिटर कर सकते हो? सीरम एडीएच लेवल को आप लोग मॉनिटर कर सकते हो। और सीरम एडीएच जो आपको देखने को मिलता है 1.1 से 4.5 पिकोग्राम पर एमएल, इतना आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप लोग इस कंडीशन के अंदर ध्यान रख सकते हैं। हम डायबिटीज इंसिपिडस का अपन डिस्कस कर रहे हैं। मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो ड्रग की अगर बात करते हैं तो एक ड्रग होती है जिसको अपन वैसोप्रेसिन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं।
और जो वैसोप्रेसिन जो ड्रग होती है इसकी अगर अपन बात करें तो डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर कॉमनली इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, ध्यान रखना। डायबिटीज इंसिपिडस में कॉमनली यूज नहीं करते हैं। फिर वैसोप्रेसिन का कॉमनली इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसको सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट के अंदर इसको कॉमनली अपन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पर्टिकुलर पॉइंट, वैसोप्रेसिन का एक एनालॉग बोले तो एंटी डायरेटिक हार्मोन का एक एनालॉग है जिसको अपन डेस्मोप्रेसिन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डेस्मोप्रेसिन नाम से अपन जानते हैं। ये डेस्मोप्रेसिन नाम की जो दवा आप लोगों को देखने को मिल रही है इसको आप लोग आईवी रूट से, नेक्स्ट अगर बात करें इसको इंट्रानेजल रूट से, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर इसकी अपन बात करें इसको सबक्यूटेनियस रूट से या फिर इसको ओरल रूट से आप एडमिनिस्टर करवा सकते हो। डेस्मोप्रेसिन को अलग अलग रूट से आप लोग एडमिनिस्टर करवा सकते हो डेस्मोप्रेसिन को। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, अगर ये एडमिनिस्टर अपन डेस्मोप्रेसिन इसके ट्रीटमेंट में देते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पेशल बात ध्यान रखनी है, वो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पेशेंट को बोल देना है कि डेस्मोप्रेसिन के साथ में एक्सेसिव वाटर इंटेक ना करे। किस चीज का एक्सेसिव इंटेक ना करे, एक्सेसिव वाटर इंटेक ना करे, एक्सेसिव वाटर इंटेक H2O इंटेक ना करे, नहीं करवाना है इसको। क्यों नहीं करवाना है, क्योंकि डेस्मोप्रेसिन जो होती है ये भी पर्टिकुलर वाटर के रिटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और नेक्स्ट अगर बात करें, पानी भी अगर ज्यादा पिएगा तो भी वाटर का रिटेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर पानी का रिटेंशन मतलब ये एक्सेसिव H2O इनटेक करता है साथ में डेस्मोप्रेसिन पर्टिकुलर पर्सन लेता है तो उसके कारण वाटर इंटॉक्सिकेशन होने की संभावनाएं ज्यादा आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, वाटर इंटॉक्सिकेशन होने की संभावनाएं पर्टिकुलर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, वाटर इंटॉक्सिकेशन अगर डेवलप आपको देखने को मिलेगा तो उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो साइन एंड सिम्टम्स जो वाटर इंटॉक्सिकेशन के अंदर देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना, एक तो हेडेक की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक ड्राउजीनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो किसी भी पर्सन के अंदर डेस्मोप्रेसिन के साथ अगर हेडेक ड्राउजीनेस ये देखने को मिलता है तो ये पर्टिकुलर क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन में वाटर इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन डेवलप हो चुकी है। और इस कंडीशन में अगर ये चीज देखने को मिल रही है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को तुरंत एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रिपोर्ट करना है। क्या करना है, रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट इमीडिएटली टू द डॉक्टर। डॉक्टर साहब को तुरंत प्रभाव से क्या करना है, रिपोर्ट करना है। डेस्मोप्रेसिन को आप इस्तेमाल करो लेकिन एक्सेसिव पानी इनटेक अपने को नहीं करवाना है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना है। और क्या क्या ड्रग इसके अंदर अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्ड दो ड्रग अपन इस्तेमाल कर सकते हैं वो थाइजाइड डायूरेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। कौन सी डायूरेटिक्स, थाइजाइड डायूरेटिक्स नाम की ड्रग्स जो होती है वो पर्टिकुलर अपन इस्तेमाल करते हैं। और थाइजाइड डायूरेटिक्स के अंदर जो अपन इस्तेमाल करने वाले हैं वो करने वाले हैं हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ये पर्टिकुलर ड्रग अपन इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, ध्यान देने की आवश्यकता है कि थाइजाइड डायूरेटिक्स जो है, ये थाइजाइड डायूरेटिक्स तो डायूरेसिस प्रमोट कर रही होंगी और डायूरेसिस जो होगा वो पर्टिकुलर उसका मतलब क्या होता है डायूरेसिस का, कि यूरिनरी आउटपुट बढ़ रहा होगा। सर डायबिटीज इंसिपिडस में थाइजाइड डायूरेटिक्स तो अपने को नहीं देनी चाहिए क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस में तो ऑलरेडी पोलीयूरिया की कंडीशन है, डायूरेटिक्स अगर दे देंगे तो पोलीयूरिया और हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता ये है यहाँ पर कि थाइजाइड डायूरेटिक्स जो है ये पर्टिकुलर जीएफआर जो होता है, जीएफआर को कम पर्टिकुलर करती हुई नजर आती है। वो उसके अंदर डायूरेसिस इफेक्ट तो इनका रहता है लेकिन ये पर्टिकुलर जीएफआर को भी कम करती है। और जीएफआर को पर्टिकुलर कम करती है, उस प्रभाव से इनका जो इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है उसमें डायूरेसिस को भी ये क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। तो जो एडीएच होता है वैसा पर्टिकुलर आपको एक्शन इनका देखने को मिलता है। ऐसी ड्रग्स जो पर्टिकुलर अगर अपन बात करें जिनका जो इफेक्ट था उसके अगेंस्ट में वो पर्टिकुलर काम करें, ऐसे पर्टिकुलर इफेक्ट को पैराडॉक्सिकल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पैराडॉक्सिकल इफेक्ट के नाम से अपन जानते हैं। कैसे, क्यों अपन पैराडॉक्सिकल इफेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि थाइजाइड डायूरेटिक्स वैसे नॉर्मल कंडीशन के अंदर थाइजाइड डायूरेटिक्स जो है वो पर्टिकुलर डायूरेसिस ही प्रोमोट करती हैं, लेकिन जीएफआर कम भी पर्टिकुलर ये करती हैं तो डायूरेसिस उस कंडीशन में कम भी हो सकता है। वैसे डायूरेटिक्स डायूरेसिस करती हैं लेकिन ये जो इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है जिसके अंदर ये जीएफआर कम करती हैं और वो उसके कारण डायूरेसिस कम हो जाता है, इस इफेक्ट को पैराडॉक्सिकल इफेक्ट अपन बोलते हैं। ऐसी फॉर एग्जांपल, और अपन इसको समझने के लिए पैराडॉक्सिकल इफेक्ट को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स और अपन डिस्कस करें। जैसे कि पेन को रिलीव करने वाली ड्रग्स है वो पेन ही कोज कर दे, पेन को रिलीव करने वाली ड्रग पेन ही कोज कर दे तो वो पर्टिकुलर इफेक्ट जो होता है
वो पैराडॉक्सिकल इफेक्ट होता है। उल्टी की दवाई, एंटी इमेटिक ड्रग अगर वोमिटिंग ही प्रोड्यूस कर दे तो उसको भी अपन पैराडॉक्सिकल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये थाइजाइड डाययूरेटिक्स का पैराडॉक्सिकल इफेक्ट होता है। अच्छा, थाइजाइड डाययूरेटिक्स अगर हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड ये अगर दे रहे हैं तो इसका पर्टिकुलर एक साइड इफेक्ट पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलता है। वो पर्टिकुलर साइड इफेक्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वो साइड इफेक्ट क्या है? हाइपोकैलेमिया। क्या साइड इफेक्ट है? हाइपोकैलेमिया। सर हाइपोकैलेमिया तो पर्टिकुलर डायबिटीज इंसिपिडस में भी पढ़ा है, इसके कोज में भी अपन ने हाइपोकैलेमिया डिस्कस किया है, तो इसको पर्टिकुलर अपन इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल थाइजाइड डायरेटिक्स को इसीलिए अपन एकल इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसका देखो डायूरेसिस भी पर्टिकुलर ये और एक हाइपोकैलेमिया भी है, इसीलिए पर्टिकुलर थाइजाइड डायरेटिक्स को अपन एक और ड्रग के साथ कंबाइन अपन करके देते हैं। उस ड्रग को एमिलोराइड नाम से अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एमिलोराइड के नाम से जानते हैं। इस एमिलोराइड को साथ में कंबाइन इसलिए करके देते हैं क्योंकि ये साइड इफेक्ट जो हाइपोकैलेमिया होता था उसको रिवर्स कर देता था। ये एमिलोराइड ड्रग है क्या? ये अमीलोराइड ड्रग जो है ये है पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स या फिर इनको पर्टिकुलर अपन अपन पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के नाम से भी अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड अमीलोराइड को साथ में कंबाइन करके देते हैं क्योंकि हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड जो है उसका साइड इफेक्ट हाइपोकैलेमिया, उस हाइपोकैलेमिया से बचाने के लिए अपन एमिलोराइड देते हैं। ये पोटेशियम को बाहर नहीं निकलने देगी, पोटेशियम का अंदर की तरफ रिटेंशन कर रही होगी। तो ये पर्टिकुलर ड्रग अपन ने दी। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चले अपन तो और ड्रग अगर डिस्कस करें तो कार्बामाजिपिन भी पर्टिकुलर अपन देते हैं। ये कार्बामाजिपिन जो होती है ये एंटी सीजर ड्रग होती है। एंटी सीजर ड्रग अपन ने इसके कॉम्प्लिकेशन के अंदर पर्टिकुलर डिस्कस किया था कि सीजर्स की कंडीशन देखने को मिलती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई है। तो एंटी सीजर्स ड्रग पर्टिकुलर कार्बामाजिपिन आप लोग दे सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर अपन चलें इसके बाद और क्या पर्टिकुलर डिस्कस आप लोग कर सकते हो, ये कार्बामाजिपिन जो पर्टिकुलर है ये अनलेबल्ड इफेक्ट शो करती है। अनलेबल्ड इफेक्ट मतलब अपने को भी पता नहीं है कैसे, पर ये अनलेबल्ड इफेक्ट शो करती है जिसके अंदर क्या करती है? एक्वापोरिन जो चैनल्स है, एक्वापोरिन चैनल्स, उन एक्वापोरिन चैनल्स को पर्टिकुलर कहां पर रखती है? एक्वापोरिन चैनल्स के एक्वापोरिन चैनल्स के प्रोडक्शन एंड देयर एक्शन, उनके एक्शन को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तो ये पर्टिकुलर अनलेबल्ड इफेक्ट से पर्टिकुलर ये ड्रग करती है। एंटी सीजर्स इफेक्ट भी इसको देखने को मिलता है। और ये एक्वापोरिन चैनल वही है जो कि पानी का रिटेंशन करते हैं। आ रही क्या बात समझ? तो ये पर्टिकुलर कुछ ड्रग्स के आधार पर आप पर्टिकुलर इसका मैनेजमेंट कर सकते हो। अच्छा, फ्लूइड भी आपको देने की, एडमिनिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी क्या इस कंडीशन में? बिल्कुल साहब, आपको फ्लूइड भी देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और फ्लूइड कैसा आप दोगे? फ्लूइड आप लोग इस कंडीशन के अंदर हाइपोटोनिक सलाइन आप दोगे। कैसा सलाइन दोगे? हाइपोटोनिक सलाइन आप लोग दोगे। हाइपोटोनिक सलाइन क्यों एडमिनिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि अंदर की तरफ कंसंट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन थी। तो उस कंसंट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया के कारण आप लोग उस हाइपरनेट्रीमिया को कम करना चाहते हो तो उसकी कंसंट्रेशन को, जो सलाइन की कंसंट्रेशन को कम करके दो। हाइपोटोनिक सलाइन अपन एडमिनिस्टर कर रहे हैं। सलाइन इसलिए एडमिनिस्टर कर रहे हैं क्योंकि पॉलीयूरिया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही थी। तो जो फ्लूइड लॉस आपको देखने को मिला उस फ्लूइड लॉस को अपन मैनेज करते हैं। तो हाइपोटोनिक सलाइन का इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या करते हैं? अपन इस्तेमाल करते हैं। आ रही क्या बात समझ में? ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। कुछ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी पर्टिकुलर आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों को ध्यान रखनी है? नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अगर अपन चले तो पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। इसके अंदर पहली बात तो वेट को पर्टिकुलर मॉनिटर करना है। किसको मॉनिटर करना है? वेट को मॉनिटर करना है। वाइटल साइंस को पर्टिकुलर आप लोगों को मॉनिटर करना है। ये कुछ आपकी नर्सिंग नर्सेज हो तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि क्या क्या पर्टिकुलर कर सकते हो, तो ये कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट, मॉनिटर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन। H2O इंटॉक्सिकेशन आप लोगों को अगर देखने को मिलता है तो उसके पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स को मॉनिटर करो। यूरिनरी आउटपुट जो है उस यूरिनरी आउटपुट को मॉनिटर करो। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें तो इसके अंदर जो पानी का बैलेंस है, एडिक्वेट वाटर वो रखो। एडिक्वेट वाटर इनटेक रखो। तो ये पर्टिकुलर कुछ स्पेशल पॉइंट्स अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं जो कि अपन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर अपन कर सकते हैं। आ रही क्या बात समझ में? ये सारे के सारे कर सकते हैं अपन। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है
तो डॉक्टर साहब को पर्टिकुलर बता देना है, तो कुछ ये स्पेशल स्पेशल बातें ध्यान रखनी है, लेकिन ये डेस्मोप्रेसिन में ही ध्यान रखना, पानी के इनटेक के साथ डेस्मोप्रेसिन को नहीं देते। ये थोड़ा एक स्पेशल सा पॉइंट है, क्योंकि वाटर इंटॉक्सिकेशन की संभावनाएं आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाती है। तो ये कुछ पर्टिकुलर्स अपन ने इसके अंदर पॉइंट्स डिस्कस करे हैं डायबिटीज इंसिपिडस में। आज की क्लास डायबिटीज इंसिपिडस को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर दी क्लास।